नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान हटने को तैयार नहीं है। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं किसानों को रास्ते से हटाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। यूपी गेट पर आज करीब 10 खाप पंचायतों की अहम बैठक होने वाली है। बाकी के अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान यूपी गेट के लिए कूच करेंगे। दोपहर बाद यूपी गेट पर बड़ी पंचायत आंदोलन को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार होगी। खाप पंचायतों को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। शादी वर्दी में खुफिया एजेंसियों के अधिकारी किसानों के बीच पल पल की जानकारी जुटा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के मुताबिक अभी 1,500 से 2,000 किसान यूपी गेट पर जुटे हैं। किसान आंदोलनों के बीच केंद्र सरकार ने पीएम मोदी और उनकी सरकार का सिखों के साथ विशेष संबंध नाम की पुस्तिका जारी की है। इस पुस्तिका में मोदी सरकार का सिखों से कितना गहरा नाता रहा है, ये जताने की कोशिश की गई है। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए कृषि कानूनों को किसानों की आय दोगुनी करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि नए कानून में किसानों की स्वतंत्रता दी गई है। अब किसान को जहां अच्छा मूल्य मिलेगा वहां वो अपनी फसल बेचेगा। भाजपा के महासचिव तरुण चुग ने सुखबीर सिंह बादल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आड़ लेकर बादल पंजाब में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने में लगे हुए हैं। बता दें कि बादल ने भाजपा पर हिंदुओं को सिखों के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया था। संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं करने पर एनसीपी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि सत्र आयोजित न कर पीएम मोदी दिल्ली में गुजरात मॉडल लागू कर रहे हैं। सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। सीएम योगी भोजपुरा में आज किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम के कार्यक्रम के दौरान नैनीताल रोड पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। इसके तहत सुबह 8 से शाम 5 बजे तक भारी वाहनों को बरेली से भोजपुरा के बीच नहीं गुजरने दिया जाएगा। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्षी दलों पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि विपक्ष किसानों को गुमराह करने में जुटा हुआ है। कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान बनाए हैं। कांग्रेस के शासन में अन्नदाता हताश और परेशान रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3,500 करोड़ रुपए की चीनी निर्यात सब्सिडी योजना को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों के प्रति समर्पित है। यह राशि सीधे किसानों के खातों में जमा होगी। इससे 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि एमएसएमई मंत्रालय अपने प्रौद्योगिकी केंद्रों को लीज पर देगा। बढ़िया ट्रैक और रिकॉर्ड वाले आईआईटी, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और उद्योग संघ इसमें शामिल किए जाएंगे। ये योजना शोध और नई खोज को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही है। एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन को एक और झटका देने की तैयारी में है। सरकार अब दूरसंचार क्षेत्र की कई चीनी कंपनियों को काली सूची में डालने की तैयारी में है। इसके बाद दूरसंचार क्षेत्र से जुड़ी इकाइयां और फर्म इन कंपनियों से सेवा नहीं हासिल कर पाएंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रक्षा मामले की संसदीय समिति की बैठक का बहिष्कार किया। बैठक में तीखी बहस देखने को मिली। राहुल ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों के बजाय सैनिकों की वर्दी के रंग पर चर्चा हो रही है। ये समय की बर्बादी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि वंदे भारत मिशन के 7वें चरण में विदेशों से 6,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया गया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 15 दिसंबर तक लंदन, नैरोबी, शारजाह और अन्य जगहों से 6,188 लोगों को भारत लाया गया है। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत 189 देशों की सूची में 131वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। इस सूचकांक को बनाने के लिए औसत आयु, शिक्षा और आय को आधार बनाया जाता है। चुनाव आयोग ने अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा अगले सप्ताह तमिलनाडु जाएंगे। वहीं उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन अगले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच आज ऑनलाइन सम्मेलन हो रहा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच 55 वर्ष बाद सीमा पार रेलवे लाइन बहाल करने को लेकर सहमति बनने की उम्मीद है। इसके साथ ही अन्य समझौतों पर भी मुहर लग सकती है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का असर दिखने लगा है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे से कई इलाकों में दृष्टता 100 मीटर तक रह गई। कैट ने केंद्र सरकार के नकारा आला अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के फैसले को सही और वैध ठहराया है। इसके साथ ही कैट ने इस निर्णय के खिलाफ दाखिल तत्कालीन आयकर आयुक्त प्रमोद कुमार बजाज की याचिका को खारिज कर दिया है। डीआरडीओ 6 नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन्स बनाने की तैयारी कर रहा है। इसे एयर इंडिया के विमानों पर लगाया जाएगा ताकि चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर भारतीय वायुसेना की निगरानी की क्षमता बढ़ाई जा सके। इसरो आज मोबाइल, टीवी जैसे सिग्नलों पर स्तर सुधारने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-1 लॉन्च करेगा। इसरो ने बताया कि दोपहर 3:41 पर सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से रवाना कर दिया जाएगा।
चीन सीमा तक जाने वाली सभी सड़कों को अब 18 की जगह 32 फीट चौड़ा किया जाएगा। राजमार्ग मंत्रालय ने अपने 2 साल पुराने उस परिपत्र को संशोधित कर दिया है, जिसमें ऐसी सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर यानी 18 फीट तक सीमित कर दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय अब खालिस्तानी संगठनों और उनसे जुड़े एनजीओ पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर मंत्रालय की ओर से एक टीम गठित की गई है, जो ऐसे संगठनों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग के साथ ही दहशतगर्दी की गतिविधियों पर नजर रखेगी। पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता सरकार मुझे अन्य मामलों में फंसा सकती है। इसको लेकर उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की है। सीएम ममता बनर्जी ने इस्तीफे के बाद शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक बरगद के पेड़ की तरह है, इसमें 1-2 लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दौरान ममता ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटर्स आपकी जागीर नहीं है, वो मेरी जागीर हैं। इनका ये बयान ऐसे समय पर सामने आया जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कश्मीर से भी बदतर है। प्रदेश के हालात ईरान तथा इराक जैसे हो गए हैं। उन्होंने टीएमसी सरकार पर स्थानीय निकाय चुनाव में देरी का आरोप भी लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने फिर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति शासन जरूरी है। ममता के शासन में लोग निर्भीक होकर वोट नहीं डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को 3 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आयोग का दावा है कि इन अधिकारियों ने 2019 के आम चुनावों में काले धन का इस्तेमाल करने में मदद की थी। स्लोवेनिया के अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने एक सैटेलाइट बनाया है, जो ये पता लगाएगा कि बाढ़ किस क्षेत्र में आने वाली है। इससे बाढ़ से होने वाले नुकसान से लोगों को बचाया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट पर आईआईटी के विशेषज्ञों स्लोवेनिया के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेंगे। सोनिया गांधी जल्दी पार्टी से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। हाल ही में पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर संगठन का चुनाव कर बदलाव करने की मांग की थी। अब वे खुद इन नेताओं से मिलकर इनकी नाराजगी दूर करना चाहती है। पीएम मोदी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पीएम मोदी 22 दिसंबर को आयोजित ऑनलाइन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 99,56,000 के पार पहुंच चुका है। इनमें से अब तक 1,44,451 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 24,010 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 355 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,45,00,000 से ज्यादा हो गया। इसमें से 5,23,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 16,54,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। सीरम के टीके को एकल के डोज के आधार पर आपात प्रयोग के लिए अनुमति नहीं मिली है। बता दें कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने आवेदन में 14 नवंबर तक के एकल डोज परीक्षण के आंकड़े साझा किए थे, जबकि तीसरा परीक्षण नवंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू हुआ था। सुरक्षा बलों ने पंजाब के पास अटारी बॉर्डर पर दहशतगर्दों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान जवानों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। उनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में आदर्श सरकार चल रही है। ये सरकार ना तो जनता को दिखाई देती है और ना ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। गहलोत सरकार विकास के नाम पर 2 साल में 2 कदम भी आगे नहीं चल पाई। कर्नाटक में भाजपा के 13 विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। उन्हें बोर्डों और निगमों का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मंत्री BS येदियुरप्पा ने मंत्रिमंडल के विस्तार या बदलाव में हो रही देरी के बीच ये कदम उठाया है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने आवास और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने रांची के विकास की योजना को तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी पर घनी आबादी और वाहनों का दबाव अधिक है, जिसे देखते हुए नया प्लान जरूरी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कार्बन उत्सर्जन को लेकर कई देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरों को कार्बन उत्सर्जन में कमी की सलाह देने वाले देश खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये उनकी त्रुटिपूर्ण सोच है। उन्होंने कहा कि भारत ने कार्बन उत्सर्जन में कमी की है। कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला ने पीएम केयर्स कोष पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि कोष को मिले विदेशी फंडों की जांच होनी चाहिए। चीन, पाकिस्तान और कतर से पीएम केयर्स में पैसे लिए गए हैं। वहीं प्रतिबंधित चीनी ऐप पर इस कोष का प्रचार किया गया। विश्व बैंक ने भारत के लिए $80 करोड़ की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण विकास और नागालैंड शिक्षण परियोजना शामिल है। विश्व बैंक ने कहा है कि इन परियोजनाओं से जनजातीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच तीखी बहस हुई है। जयराम रमेश ने संसद सत्र न बुलाने और नई इमारत को मूर्खतापूर्ण कार्य बताया। वहीं हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि चुनावी हार की वजह से उपजी हताशा के कारण कांग्रेस नेता ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने PLI योजना को देश के विकास में सहायक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वाहन और उपकरण क्षेत्र के लिए 5 साल में 57,042 करोड़ रुपए के व्यय की घोषणा की है। इससे वाहन क्षेत्र को गति मिलेगी, अनुसंधान में भी तेजी आएगी। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार के 2 साल के रिपोर्ट कार्ड पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। सरकार ना तो किसानों का पूरा कर्ज माफ कर पाई है और ना ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाई। भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आप नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी ने दावा किया है कि निकाय पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर मंत्री सत्येंद्र जैन और 3 अन्य नेताओं को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों को कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने कहा है कि 2 सप्ताह के भीतर निगम संचालित 9 अस्पतालों के डॉक्टरों को अक्टूबर का बकाया वेतन जारी किया जाए। बता दें कि डॉक्टरों ने वेतन न मिलने पर इस्तीफे की चेतावनी दी है। उत्तराखंड कांग्रेस ने धन्यवाद जवान अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत जवानों के घर जाकर उनके परिवारों के प्रति आभार प्रकट किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता सभी जिलों में जाकर जवानों के परिवारों की समस्याओं को जानेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ठंड के मौसम में वैश्विक मांग बढ़ने से घरेलू ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में देश में रसोई गैस के दाम कम हो जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट की सीरीज का पहला मैच आज एडिलेड में खेला जा रहा है। इस डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने लंच तक 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन बना लिए हैं। पृथ्वी शॉ बिना खाता खोले पवेलियन लौट चुके हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।